नमस्कार दोस्तों, स्टोरी 0.2 ध्यानपूर्वक सुने और चैनल पर नए हैं तो स्टोरी 0.2 चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते रहने का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर गिर रही है। एक घने जंगल के पीछे एक झोपड़ी है। अंदर एक युवा लड़का आर्यन ध्यान मुद्रा में बैठा है। उसकी आंखों में तीव्रता और शांति का अद्भुत मिश्रण है। उसकी माँ कावेरी अंदर आती है। आर्यन बेटा, तुझे पता है ना कि आज का दिन खास है। हाँ माँ, आज मैं पहली बार अपने गुरु से शक्ति सिद्धि का अंतिम पाठ सीखने जा रहा। कावेरी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है पर रुक जाती है। उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द झलकता है। दूसरी ओर एक भव्य महल में राजवीर शेखावत, एक ताकतवर उद्योगपति, अपने कमरे में गहरी सोच में डूबे हैं। उनके हाथ में आर्यन की एक पुरानी फोटो है। सर, आर्यन को लाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन क्या वह वापस आएगा? उसे आना होगा। ये केवल परिवार का सवाल नहीं है, बल्कि नागवंश की शक्ति का भी सवाल है। आर्यन अपने गुरु के पास बैठ जी आर्य, तुझमें वो शक्तियां हैं जो किसी और में नहीं, लेकिन याद रख, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गुरुजी, क्या मैं कभी अपने अतीत के सवालों के जवाब पा सकूंगा? गुरुजी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, वक्त आने पर सब साफ हो जाएगा। रात हो चुकी है। कावेरी आर्यन को एक पुराना बक्सा दिखाती है। उसमें नागवंश की चिन्हित तलवार और एक पुराना पत्र है। कावेरी, आर्यन, ये वक्त आ गया है कि मैं तुझे सच्चाई बताऊं। वह बताती है कि कैसे राजवीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्हें छोड़ दिया और समाज ने उन्हें अपमानित किया। तू नागवंश का अंतिम योद्धा है, लेकिन याद रख, यह तेरी माँ का अपमान भी कभी मत भूलना। आर्यन के अंदर गुस्से और असमंजस की लहर दौड़ जाती है। महल में राजवीर आर्यन को बुलाने के लिए अपनी सेना भेजता है। राजवीर, उसे समझाओ कि यह उसके भविष्य का सवाल है। वह मेरा बेटा है। आर्यन का सामना पहली बार राजवीर से होता है। बेटा, ये सब तुम्हारा है। ये महल, ये संपत्ति, ये नागवंश की शक्तियाँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपने मेरी माँ को क्यों छोड़ा? राजवीर उसे बताने की कोशिश करता है कि यह सब नागवंश की परंपराओं और कर्तव्यों के कारण हुआ। आर्यन जंगल में अपनी माँ की बातों और पिता की बातों के बीच उलझा हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? नागवंश की परंपरा निभानी चाहिए या माँ का बदला लेना चाहिए? राजवीर पर दुश्मनों का हमला होता है। नागवंश की शक्ति को हासिल करने के लिए एक गुप्त संगठन राजवीर को मारने की कोशिश करता है। आर्यन वहां पहुंचता है। वह अपनी नाग शक्ति का उपयोग कर दुश्मनों को हराता है। राजवीर घायल। राजवीर, आर्यन, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। आर्यन, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं नागवंश की परंपरा को खत्म नहीं होने दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। गहरे जंगल के पीछे स्थित नागमणि मंदिर के अंदर आर्यन ध्यान में बैठा है। उसके सामने एक प्राचीन शिला पर नागवंश की शक्ति का प्रतीक चमक। आर्यन, अब तुझे तय करना होगा कि तू नागवंश की पिछली परंपरा को निभाएगा या अपनी भावनाओं के वश में रहेगा। गुरुजी, मेरे दिल में कई सवाल है। क्या मैं वाकई इस शक्ति के योग्य हूँ? इसका उत्तर तुझे स्वयं खोजना होगा, लेकिन याद रख, शक्ति का सही उपयोग ही तुझे सच्चा योद्धा बनाएगा। आर्यन अपनी मां की कही बातों को याद करता है। उसका जन्म केवल नागवंश की रक्षा के लिए नहीं हुआ, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए भी हुआ है। राजवीर शेखावत अपने महल में घायल पड़ा है। उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार रघुनाथ उनके पास आता है। मालिक, आर्यन ने आपकी जान बचाई, लेकिन क्या वो आपके साथ खड़ा होगा? मुझे यकीन नहीं। उसको बचाने के लिए उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। इसी बीच महल के बाहर एक रहस्यमयी व्यक्ति आता है। उसका नाम तक्षकनाथ है, जो नागवंश का सबसे बड़ा शत्रु है। नाथ, राजवीर, तेरा अंत नजदीक है। तूने नागवंश को कमजोर बना दिया है। अब समय आ गया है कि असली नाग योद्धा वापस आए। राजवीर चौंक जाता है। तक्षकनाथ, तू मरा नहीं था। आर्यन अपनी माँ कावेरी से मिलने के लिए लौटता है। बेटा, तुझे अपनी राह चुननी होगी। तेरा पिता तुझसे कुछ चाहता है, लेकिन याद रख, उसने हमें अकेला छोड़ दिया था। माँ, मैं किसी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन अगर नागवंश पर खतरा है तो मुझे इसे बचाना होगा। उसी समय गांव में अफरा तफरी मच जाती है। तक्षकनाथ अपनी काली शक्तियों के साथ नागमणि को पाने के लिए हमला कर चुका है। गांव के बीचों बीच तक्षकनाथ खड़ा है। उसके पीछे उसकी सेना है, जो अंधेरे नागों की तरफ फुफकार रही है। आज से नागवंश पर मेरा राज होगा। नागमणि मेरी होगी। आर्यन गांव के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। नागवंश की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुझे यह शक्ति कभी नहीं लेने दूंगा। तक्षकनाथ हंसता है। तू अभी बच्चा है आर्यन। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सका, तो तू क्या करेगा? दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आर्यन की आंखों में नीली नाग शक्ति चमकने लगती है। उसकी हर चाल पर बिजली की चमक होती है। तक्षकनाथ अपनी काली नाग विद्या से हमला करता है। गांव के लोग भय से छिप जाते हैं, लेकिन कावेरी दूर खड़ी सब देख रही होती है। महल में राजवीर को जब खबर मिलती है कि तक्षकनाथ ने हमला कर दिया है, तो वह उठने की कोशिश करता है। मुझे वहां जाना होगा रघुनाथ। मालिक, आप अभी कमजोर है। आर्यन अकेला है। अगर उसे मेरा खून मिला है तो उसे मेरी भी जरूरत होगी। राजवीर घायल अवस्था में महल से निकल पड़ता है। युद्ध के बीच आर्यन और तक्षकनाथ आमने सामने खड़े हैं। तूने अच्छा संघर्ष किया, पर अब तेरा अंत होगा। वह एक घातक वार करने ही वाला होता है कि तभी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक शक्तिशाली नाग आकृति आकाश में प्रकट होती है। क्या ये? उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकल रही हैं। यह दृश्य देखकर तक्षकनाथ चौंक जाता है। तक्षकनाथ, यह शक्ति, यह संभव नहीं।
यह तो नागवंश की प्राचीन रक्षा ऊर्जा है। आर्यन भी इस आकृति को देखकर स्तब्ध है। तभी आकृति धीरे धीरे विलीन होती है और सामने से एक व्यक्ति निकलता है, राजवीर शेखावत। राजवीर लहूलुहान है, पर उसकी आंखों में वही चमक है जो नाग योद्धाओं में होती है। राजवीर, नागवंश की शक्ति केवल शक्ति के लालचियों को नहीं मिलती तक्षकनाथ, यह केवल उसी को मिलती है जो इसे संभालने के योग्य हो। तक्षकनाथ गुस्से में आ जाता है। तक्षकनाथ, तू अभी भी जिंदा क्यों है राजवीर? तुझे तो मैंने खत्म कर दिया था। राजवीर मुस्कुराता है और अपनी छाती पर पड़ा एक निशान दिखाता है। राजवीर, तेरे जहर ने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे नागमणि की शक्ति से जोड़ दिया। यह सुनकर आर्यन चौंक जाता है। आर्यन, नागमणि की शक्ति? राजवीर एक प्राचीन रहस्य खोलता है। राजवीर, नागमणि केवल एक रत्न नहीं है, यह नागवंश की आत्मा है। जो भी इसके लायक होता है उसे यह शक्ति प्रदान करती है। और आर्यन, अब तुझे तय करना होगा कि तू इसे अपनाएगा या नहीं। तक्षकनाथ क्रोधित होकर हमला करता है। वह अपनी काली नाग विद्या से एक शक्तिशाली अग्नि सर्प बनाता है और उसे आर्यन की ओर भेजता है। आर्यन पहली बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगती है और उसके शरीर पर नाग चिन्ह उभर आते हैं। आर्यन अपने दोनों हाथ फैलाता है और हवा में एक नीला नागाकार वलय बन जाता है। जैसे ही तक्षकनाथ का अग्नि सर्प उस वलय को छूता है, वह तुरंत जलकर राख बन जाता है। तक्षकनाथ घबरा जाता है। तक्षकनाथ, यह कैसे संभव है? आर्यन क्रोध में, क्योंकि मैं नागवंश का अंतिम योद्धा हूं। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तक्षकनाथ आखिरी बार पूरी शक्ति से वार करता है, लेकिन इस बार आर्यन अपने पिता राजवीर के साथ मिलकर तक्षकनाथ पर प्रहार करता है। राजवीर, आर्यन, यह आखिरी बार तुझे करना होगा। नागवंश की रक्षा केवल तेरा कर्तव्य नहीं, तेरा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। आर्यन नागमणि की ऊर्जा को अपने अंदर समेटता है और एक तीव्र नागबाण छोड़ता है। वह सीधे तक्षकनाथ के सीने में लगता है और तक्षकनाथ एक दर्दनाक चीख के साथ झलकर राख में बदल जाता है। गांव में छाए काले बादल छंटने लगते हैं। हवा शांत हो जाती है। लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और आर्यन के सामने सिर झुकाते हैं। गांव वाले, जय नागवंश, जय आर्यन। राजवीर थके हुए स्वर में बोलते हैं, बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा उत्तराधिकारी है। आर्यन अपने पिता की ओर देखता है। आर्यन, लेकिन अब नागवंश की परंपराएं बदलेंगी। अब कोई भी किसी को उसकी शक्ति के कारण नहीं छोड़ेगा। मां का अपमान अब किसी और को सहना नहीं पड़ेगा। राजवीर की आंखों में गर्व के साथ पश्चाताप झलकता है। राजवीर, मैंने बहुत गलतियां की बेटा, पर अब मुझे गर्व है कि नागवंश का उत्तराधिकारी तुझ जैसा है। कावेरी दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुहक के नहीं बल्कि गर्व के होते हैं। रात हो चुकी है। आर्यन मंदिर के पास खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। आर्यन खुद से, यह तो बस शुरुआत है। नागवंश की रक्षा के लिए मुझे और लड़ना होगा। जंगल में दूर एक छाया दिखाई देती है, शायद कोई नया दुश्मन। गहरे जंगल में स्थित नागमणि मंदिर में भगवान आर्यन ध्यान में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन मन में कई सवाल उठ रहे हैं। अचानक नागमणि से एक तेज रोशनी निकलती है और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। रहस्यमयी आवाज, संकट अभी टला नहीं है। नागवंश का अंतिम योद्धा, असली शत्रु अब भी छिपा है। आर्यन चौंक कर आंखें खोलता है। आर्यन खुद से, क्या इसका मतलब है कि तक्षकनाथ के अलावा भी कोई दुश्मन है? महल के खंडहर में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा है। उसके चारों ओर काले नाग फुफकार रहे हैं। उसकी लाल आंखें जल रही हैं। रहस्यमयी व्यक्ति, तक्षकनाथ मूर्ख था। उसने नागमणि की शक्ति को कम समझा, लेकिन अब मैं आर्यन को खत्म करूंगा और नागवंश की शक्ति पर अपना अधिकार जमाऊंगा। उसका नाम अंधकार नाग है, एक प्राचीन योद्धा जिसे सदियों पहले नागमणि की शक्ति से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन अब वह वापस आ चुका है। महल में राजवीर बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। राजवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ? तभी एक दासी अंदर आती है। दासी, मालिक, जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां काले नागों का झुंड देखा गया है। राजवीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं, क्या वह वापस आ गया है? आर्यन जंगल में गश्त कर रहा है। तभी हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं और सामने एक विशाल नागाकार छाया उभरती है। अंधकार नाग, स्वागत है नागवंश के अंतिम योद्धा। तुझे क्या लगा कि तक्षकनाथ के मरने से सब कुछ खत्म हो गया? आर्यन सतर्क हो जाता है। आर्यन, तू कौन है? अंधकार नाग हंसता है। मैं वही हूं जिसे तेरे पूर्वजों ने नागमणि से दूर कर दिया था। अब मैं लौट आया हूं और इस बार मैं नागवंश को खत्म करके इसकी शक्ति अपने हाथों में लूंगा। आर्यन क्रोधित हो जाता है। आर्यन, नागवंश की शक्ति पर केवल धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अधिकार है। तुझे कभी यह शक्ति नहीं मिलेगी। दोनों के बीच पहली भिड़ंत शुरू होती है।
अंधकार नाग अपनी काली नाग विद्या का प्रयोग करता है, लेकिन आर्यन भी नागमणि की शक्ति से जवाब देता है। महल में कावेरी चिंतित बैठी हैं। उन्हें लगता है कि एक नया खतरा मंडरा रहा है। कावेरी अम्बेन खुद से, आर्यन तू पहले ही बहुत लड़ चुका है, अब तुझे फिर से एक नए युद्ध में नहीं धकेल सकती। तभी एक बूढ़े साधु महल में प्रवेश करते हैं। साधु, रानी कावेरी, समय आ गया है कि नागवंश के असली इतिहास को उजागर किया जाए। कावेरी चौंक जाती हैं। कावेरी, कौन सा इतिहास? साधु, अंधकार नाग की वापसी का कारण नागवंश का सबसे बड़ा रहस्य है, और यह रहस्य आर्यन को जानना होगा, वरना पूरा नागवंश नष्ट हो सकता है। युद्ध के बीच अंधकार नाग अचानक गायब हो जाता है। आर्यन घबरा जाता है। आर्यन, यह कहां गया? अंधकार नाग की आवाज गूंजती है। अंधकार नाग, जल्द ही तुझे सच्चाई पता चलेगी आर्यन, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गहरी रात, आसमान में घने बादल हैं, बिजली कड़क रही है। एक सुनसान मंदिर के अंदर अंधकार नाग मंत्रों का जाप कर रहा है। उसके चारों ओर काले नाग फुफकार रहे हैं। अचानक नागमणि की हल्की रोशनी उसके सामने प्रकट होती है, हंसते हुए। तो नागमणि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार मैं इसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लूंगा। वह नागमणि की रोशनी को अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक रहस्यमयी शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। अंधकार नाग गुस्से में, अगर नागमणि मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मैं नागवंश को खत्म कर दूं। महल में कावेरी और बूढ़े साधु के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। साधु, रानी कावेरी, अब समय आ गया है कि आर्यन को उसके असली अतीत के बारे में बताया जाए। कावेरी स्क्वाइटी चिंतित होकर, आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? साधु, अंधकार नाग सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि नागवंश का एक भूला हुआ हिस्सा है। कावेरी हैरान रह जाती है। साधु, वर्षों पहले नागवंश के दो शक्तिशाली उत्तराधिकारी थे, एक राजवीर शेखावत और दूसरा अंधकार नाग। लेकिन जब नागमणि ने उत्तराधिकारी चुनने का समय आया, तो नागमणि ने राजवीर को चुना और अंधकार नाग को अस्वीकार कर दिया। कावेरी, तो इसका मतलब? साधु, अंधकार नाग बदला लेना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि नागवंश ने उसे धोखा दिया, और अब वह नागमणि को हासिल कर अपनी शक्ति वापस पाना चाहता है। कावेरी की आंखों में चिंता साफ दिखती है। कावेरी, हमें यह सब आर्यन को बताना होगा, उसे तैयार होना होगा। जंगल में आर्यन गुरुजी के साथ एक गुप्त कक्ष में खड़ा है। वहां पर एक प्राचीन नागशिला रखी है, जो नागवंश के सबसे बड़े रहस्य को समेटे हुए है। गुरुजी, आर्यन, तुझे अपनी असली शक्ति को जगाने के लिए इस शिला के सामने बैठकर ध्यान करना होगा, तभी तुझे अपने अतीत और भविष्य की झलक मिलेगी। आर्यन आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है। धीरे धीरे शिला से ऊर्जा निकलती है और उसके चारों ओर एक चमकीला प्रकाश फैलने लगता है। अचानक आर्यन को एक रहस्यमयी दृष्टि दिखाई देती है। वह खुद को दो नाग योद्धाओं के बीच खड़ा देखता है, एक ओर राजवीर शेखावत और दूसरी ओर अंधकार नाग। अंधकार नाग गहरी आवाज में, तेरा भविष्य तय हो चुका है आर्यन। तू नागवंश का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि यह शक्ति मुझसे छीनी गई थी। आर्यन चौंक जाता है और अचानक ध्यान से बाहर आ जाता है। आर्यन हाँफते हुए, गुरुजी, मैंने कुछ देखा। अंधकार नाग मेरे पिता का ही हिस्सा है। गुरुजी गंभीर होकर सिर हिलाते हैं। गुरुजी, हाँ, और यही तेरा सबसे कठिन युद्ध होगा। महल में राजवीर अपनी पुरानी तलवार निकाल रहे हैं। तभी कावेरी अंदर आती है। कावेरी, तुम्हें कहां जाना है? राजवीर, मैं इस युद्ध को खत्म करने जा रहा हूं कावेरी। यह मेरा अधूरा काम है। अंधकार नाग को मैंने ही पैदा किया था, और अब मैं इसे खत्म करूंगा। कावेरी, लेकिन आर्यन? राजवीर, आर्यन को अपनी राह खुद चुननी होगी, लेकिन यह लड़ाई मैं उसे अकेले नहीं लड़ने दूंगा। राजवीर महल से निकल जाता है, एक आखिरी युद्ध के लिए। अंधकार नाग अपने काले नागों के साथ महल पर हमला करने के लिए तैयार है। उसकी लाल आंखें जल रही हैं। अंधकार नाग, आज नागवंश का अंत होगा। तभी सामने से आर्यन आता है। उसके पीछे राजवीर और गुरुजी खड़े हैं। आर्यन, अगर नागवंश की रक्षा करना मेरा भाग्य है, तो मैं इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अंधकार नाग, तो आओ नागवंश के अंतिम योद्धा, देखता हूं तुझमें कितनी शक्ति है। अचानक पूरा आकाश काले बादलों से भर जाता है। बिजली कड़कने लगती है और धरती हिलने लगती है। महल के बाहर भयंकर तूफान उठ चुका है। हवा में नागमणि की ऊर्जा और अंधकार नाग की काली शक्तियां टकरा रही हैं। काले नागों का झुंड पूरे आकाश में मंडरा रहा है। आर्यन, राजवीर और गुरुजी महल के द्वार पर खड़े हैं। सामने अंधकार नाग अपने विशाल नागरूपी अवतार में। उसकी आंखें जल रही हैं और उसके चारों ओर एक काली ऊझा का घेरा बना हुआ है। अंधकार नाग गूंजती आवाज में, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। नागमणि अब मेरी होगी और नागवंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
राजवीर आगे बढ़ते हैं। राजवीर, तुझे हराने के लिए मैं तैयार हूं अंधकार नाग। लेकिन अंधकार नाग केवल हंसता है। अंधकार नाग, तेरी शक्ति अब कमजोर हो चुकी है। राजवीर, अब समय है कि नागवंश के सच्चे उत्तराधिकारी की परीक्षा हो। उसने अपनी काली शक्ति से एक विशाल नागबाण बनाया और सीधे आर्यन की ओर फेंक दिया। जैसे ही नागबाण आर्यन की ओर बढ़ता है, आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी ऊर्जा को जागृत करता है। उसकी आंखों में नीली चमक लौट आती है और उसके शरीर पर नाग चिन्ह उभर आते हैं। वह अचानक अपनी शक्ति को जागृत करता है और नागबाण को हवा में ही रोक देता है। फिर वह अपनी पूरी ऊर्जा से उसे वापस अंधकार नाग की ओर फेंक देता है। आर्यन गंभीर स्वर में, नागवंश की शक्ति केवल लालचियों के लिए नहीं है। यह केवल धर्म के मार्ग पर चलने वालों को स्वीकार करती है। अंधकार नाग पहली बार पीछे हटता है। अंधकार नाग गुस्से में आ जाता है और अब वह अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है। अंधकार नाग, अगर मैं नागमणि को नहीं पा सकता तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। वह अपनी पूरी ऊर्जा से एक घातक हमला करता है जो सीधे नागमणि की ओर बढ़ता है। राजवीर तुरंत नागमणि के सामने आ जाते हैं और पूरी ताकत से वार को झेलते हैं। जोरदार विस्फोट होता है और राजवीर घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। आर्यन चिल्लाते हुए, पिता। राजवीर के शरीर से खून बह रहा होता है लेकिन उनकी आंखों में गर्व झलक रहा है। राजवीर कमजोर आवाज में, आर्यन, यह युद्ध तुझे ही खत्म करना होगा। नागवंश की रक्षा अब तेरे हाथों में है। और कहते कहते उनकी सांसें धीमी हो जाती हैं। राजवीर के बलिदान से आर्यन का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह अपनी पूरी शक्ति को जागृत करता है। गुरुजी, यह नाग शक्ति का अंतिम रूप है, महान तक्षक रूप। आर्यन का शरीर नीली ऊर्जा से चमकने लगता है। उसका पूरा अस्तित्व एक दिव्य नागरूपी योद्धा में बदल जाता है। आर्यना, अब तेरा अंत समय आ गया है। अंधकार नाग, दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। आर्यन और अंधकार नाग आसमान में उड़ते हुए टकराते हैं। बिजली कड़क रही है, धरती हिल रही है। अंततः आर्यन अपनी पूरी ऊर्जा समेटकर नागतक्षक प्रहार करता है। यह हमला इतना शक्तिशाली होता है कि अंधकार नाग पूरी तरह जलकर राख बन जाता है। युद्ध खत्म हो चुका है। आकाश में छाए काले बादल छंट जाते हैं। नागमणि फिर से चमकने लगती है। युद्ध खत्म हो चुका है, बात है। आकाश में छाए काले बादल छंट जाते हैं। नागमणि फिर से चमकने लगती है। गांव वाले बाहर आकर सिर झुकाते हैं। गांव वाले, जय नागवंश, जय आर्यन। कावेरी रोते हुए आगे आती हैं और आर्यन को गले लगा लेती हैं। कावेरी, बेटा, आया तूने नागवंश को बचा लिया। गुरुजी धीरे से मुस्कुराते हैं। गुरुजी, नागवंश का सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया। रात को आर्यन मंदिर में अकेले बैठा नागमणि को देख रहा है। कावरा बटा, तू नागवंश का बचा लिया। गुरुजी धीरे से मुस्कुराते हैं। गुरुजी, नागवंश का सच्चा उत्तराधिकारी मिल गया। रात को आर्यन मंदिर में अकेले बैठा नागमणि को देख रहा है। आर्यन खुद से, नागवंश की रक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। यह तो बस शुरुआत थी, अभी और युद्ध होने बाकी है। रात के अंधेरे में नागमणि मंदिर के अंदर हल्की रोशनी चमक रही है। आर्यन ध्यान मुद्रा में बैठा है। अचानक नागमणि से एक ऊर्जा निकलती है और आकाश में एक छवि उभरती है। एक रहस्यमयी नागयोद्धा जिसकी आंखें चमक रही हैं और चारों ओर जहरीला धुआं फैला हुआ है। रहस्यमयी आवाज, आर्यन, तुझे लगता है कि तेरा सबसे बड़ा युद्ध खत्म हो चुका है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। आर्यन चौंक जाता है और तुरंत अपनी आंखें खोलता है। आर्यन, कौन है यह नया शत्रु? नागमणि से फिर एक भविष्यवाणी गूंजती है। जब नागवंश की धरती पर विष का बादल छा जाएगा तब तक्षक योद्धा को सबसे खतरनाक शत्रु से लड़ना होगा। आर्यन समझ जाता है कि कोई और खतरा आ रहा है। गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान जगह पर अंधेरा छाया हुआ है। वहां का पानी काला हो चुका है और पेड़ सूखने लगे हैं। अचानक वहां एक काले नागों का झुंड प्रकट होता है। उन नागों के बीच एक विशाल काया उभरती है, विषकुंडल, जो नागलोक का सबसे जहरीला योद्धा था, लेकिन हजारों साल पहले उसे बंदी बनाकर नागमणि के शुद्धिकरण कक्ष में कैद कर दिया गया था। अब वह लौट आया है और उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। विषकुंडल गहरी आवाज में, तक्षक नागवंश ने मुझे भुला दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं इस धरती को अपने विष से भर दूंगा। उसने अपनी हथेली से एक जहरीली लहर छोड़ी जिससे पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। वहां के सभी पेड़ मुरझा गए और पानी जहरीला हो गया। महल में आर्यन, कावेरी और गुरुजी इस आपदा की खबर सुनते हैं। गुरुजी, विषकुंडल की वापसी का मतलब है कि नागवंश पर एक नया संकट आ गया है। आर्यन, लेकिन विषकुंडल कौन है? गुरुजी गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं, विषकुंडल नागलोक का सबसे जहरीला योद्धा था।
उसने नागवंश की शक्ति को हासिल करने के लिए हजारों साल पहले युद्ध किया था, लेकिन नागमणि की शक्ति ने उसे पराजित करके कैद कर दिया। पर अब वह मुक्त हो चुका है। कावेरी चिंता में पड़ जाती है। कावेरी, अगर वह सच में इतना शक्तिशाली है तो उसे रोकने का तरीका क्या है? गुरुजी की आंखों में चिंता झलकती है। गुरुजी, केवल नागमणि की ऊर्जा से बनी अमृत शक्ति ही विषकुंडल के जहर को खत्म कर सकती है, लेकिन यह शक्ति आर्यन को खुद हासिल करनी होगी। गांव में चारों ओर जहरीली धुंध फैल चुकी है। गांव वाले बेहोश होने लगे हैं। आर्यन तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि विषकुंडल खड़ा मुस्कुरा रहा है। विषकुंडल, तो तू ही तक्षक वंश का नया योद्धा है। मुझे लगा था कि तेरा बाप ही आखिरी योद्धा होगा, लेकिन तू तो अपने पिता से ज्यादा मूर्ख निकला। आर्यन क्रोधित हो जाता है। आर्यन, नागवंश की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुझे यह धरती जहरीली नहीं बनाने दूंगा। विषकुंडल हंसता है और अपने हाथ से जहरीली लहर छोड़ता है, लेकिन आर्यन अपनी शक्ति से उसे रोक देता है। विषकुंडल, हाँ, अच्छा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि मेरे जहर का कोई इलाज नहीं। वह अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अपने नागदंत से आर्यन पर हमला करता है। आर्यन कोशिश करता है कि बच जाए, लेकिन विषकुंडल के एक वार से उसका हाथ छू जाता है और जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है और उसके शरीर में जलन होने लगती है। महल में कावेरी और गुरुजी आर्यन के गिरने की आभा महसूस करते हैं। कावेरी पूछना चिंता से, गुरुजी, आर्यन को कुछ हो गया है। गुरुजी जल्दी से नागमणि की ओर देखते हैं। गुरुजी, हमें जल्दी से नागमणि की अमृत शक्ति को जगाना होगा, वरना आर्यन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वे दोनों नागमणि के प्राचीन कक्ष में जाते हैं और वहां बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे नागमणि से हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है। आर्यन के शरीर में फैल रहा जहर अचानक ठहर जाता है। उसकी आंखों में हल्की रोशनी लौट आती है। आर्यन खुद से, नहीं, मैं हार नहीं सकता। नागवंश की रक्षा मुझे करनी होगी। अचानक नागमणि की रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है। उसका जहर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। विषकुंडल हैरान होकर, यह कैसे हो सकता है? कोई मेरा जहर सहन नहीं कर सकता। आर्यन अपनी पूरी ऊर्जा समेटकर उठता है और कहता है, आर्यन, अब तेरा अंत समय आ गया। विषकुंडल, वह पूरी ताकत से अपने नाग शक्ति के वार से विषकुंडल पर हमला करता है। विषकुंडल गुस्से में, यह अभी खत्म नहीं हुआ तक्षक योद्धा, मैं फिर लौटूंगा। और यह कहकर वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। युद्ध के बाद आर्यन खड़ा होता है, लेकिन गुरुजी उसे चेतावनी देते हैं। गुरुजी, विषकुंडल इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कावेरी चिंतित होकर पूछती है, कावेरी, अगर विषकुंडल वापस आएगा तो हमें आगे क्या करना होगा? आर्यन अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहता है, आर्यन, अगर यह सिर्फ शुरुआत थी तो मैं इसके अंत तक लड़ने के लिए तैयार हूं। जंगल में दूर एक छाया खड़ी थी। वो ऐसी थी जो सब कुछ देख रही थी। यह कौन था? क्या विषकुंडल के पीछे कोई और शक्ति थी? रात का अंधेरा गहरा चुका है। दूर कहीं जंगल में एक गहरी गुफा के अंदर विषकुंडल बैठा हुआ है। उसका शरीर घावों से भरा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी क्रोध की ज्वाला जल रही है। विषकुंडल गुस्से में, आर्यन, तुझे लगा कि तूने मुझे हरा दिया? यह सिर्फ एक खेल की शुरुआत थी। तभी एक रहस्यमयी छाया गुफा में प्रवेश करती है। वह लंबा नकाब पहने एक योद्धा था, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रहस्यमयी व्यक्ति, तू हार चुका है विषकुंडल। आर्यन अब नागवंश का असली योद्धा बन चुका है। विषकुंडल गुस्से में, मुझे उपदेश मत दे अघोरनाग, मैं नागमणि को किसी भी हाल में हासिल करूंगा। अघोरनाग हंसते हुए, तू इतना शक्तिशाली बनना चाहता है तो फिर नागमणि की सच्ची शक्ति को जगाना होगा, लेकिन इसके लिए तुझे नागलोक के सबसे प्राचीन रहस्य को उजागर करना होगा। विषकुंडल, कौन सा रहस्य? अघोरनाग आगे बढ़ता है और कहता है, नागमणि सिर्फ एक रक्षक के लिए नहीं बनी थी। यह शक्ति तब पूरी तरह जागेगी जब उसका दूसरा हिस्सा विषमणि को भी इसके साथ मिल जाएगा। विषकुंडल चौंक जाता है। विषकुंडल, विषम मणि, यह क्या है? अघोरनाग, एक मणि जो नागमणि की विपरीत शक्ति है। यह अमृत नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश की शक्ति रखती है। विषकुंडल की आंखें चमक उठती हैं। विषकुंडल, अगर मुझे विषमणि मिल जाए तो नागमणि भी मेरी होगी। अघोरनाग रहस्यमयी हंसी हंसता है। आर्यन महल में नागमणि को देख रहा है। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। आर्यन खुद से, विषकुंडल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे यह समझना होगा कि उसकी असली योजना क्या है। तभी गुरुजी अंदर आते हैं। गुरुजी, आर्यन, तुम्हें तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि विषकुंडल अभी तक मरा नहीं है।
आर्यन, गुरुजी, विषकुंडल के बारे में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। उसकी शक्ति एक सामान्य नागयोद्धा तमठे जैसी नहीं थी। गुरुजी चिंतित हो जाते हैं। गुरुजी, क्योंकि उसकी शक्ति केवल विष से नहीं बनी थी, यह एक पुरानी भुला दी गई शक्ति से जुड़ी थी, विषमणि। आर्यन चौंक जाता है। विषमणि, यह क्या है? गुरुजी गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं, हजारों साल पहले नागलोक में 2 महाशक्तिशाली मणियां थीं। नागमणि जो अमृत शक्ति की प्रतीक थी और विषमणि जो संहार की शक्ति रखती थी। नागमणि को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने विषमणि को कहीं छिपा दिया था ताकि कोई भी इसे इस्तेमाल न कर सके। आर्यन चिंता में, अगर विषकुंडल को विषमणि का पता चल गया तो? गुरुजी की आंखों में चिंता झलकती है। गुरुजी, अगर वह उसे हासिल कर लेता है तो उसे रोकना असंभव होगा। गहरे जंगल में विषकुंडल और अघोर नाग एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचते हैं। यह मंदिर नागलोक के सबसे पुराने रहस्यों में से एक था। अघोर नाग, यहां हजारों साल से विषमणि छिपी हुई है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक बलिदान देना होगा। विषकुंडल, कौन सा बलिदान? अघोर नाग, तेरी आधी शक्ति को छोड़ना होगा, क्योंकि विषमणि केवल उस योद्धा को स्वीकार करेगी जो अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को समर्पित करने को तैयार हो। विषकुंडल कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, विषकुंडल, अगर यह मुझे नागमणि हासिल करने की शक्ति देगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही वह अंदर बढ़ता है, चारों ओर से आग की लपटें उठने लगती हैं। अचानक एक काले रंग की चमकती मणि सामने प्रकट होती है। विषमणि। विषकुंडल जोश में, आखिरकार अब मैं अपराजय बनूंगा। महल में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। नागमणि का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। गुरुजी हैरान होकर, नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, विषकुंडल ने विषमणि को जागृत कर लिया है। आर्यन, आश्चर्य से, तो अब? गुरुजी, अब तुझे नागमणि की अंतिम शक्ति को प्राप्त करना होगा, वरना विषकुंडल को रोकना नामुमकिन होगा। जंगल के बीचों बीच अब विषकुंडल पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा काला और विशाल हो चुका था और उसकी आंखों में नीले और लाल रंग की चमक थी। विषकुंडल, अब मैं सिर्फ विषकुंडल नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश का प्रतीक हूं। वह अपनी नई शक्ति से एक वार करता है और पूरा जंगल जलने लगता है। अंतिम दृश्य, आर्यन की नई परीक्षा। महल में आर्यन गुरुजी के साथ नागमणि के प्राचीन कक्ष में प्रवेश करता है। गुरुजी, अब समय आ गया है कि तू नागमणि की अंतिम परीक्षा से गुजरे। आर्यन गंभीरता से नागमणि के सामने बैठता है और ध्यान लगाने लगता है। तभी नागमणि से एक दिव्य आवाज आती है, आर्यन, क्या तू नागलोक का सच्चा रक्षक बनने के लिए तैयार है? आर्यन आंखें खोलकर जवाब देता है, आर्यन, मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं। तभी नागमणि से तेज रोशनी निकलती है और आर्यन की परीक्षा शुरू होती है। आर्यन नागमणि के समक्ष ध्यान मुद्रा में बैठा है। महल के प्राचीन कक्ष में तेज रोशनी फैलने लगती है। नागमणि से एक दिव्य आवाज गूंजती है, नागमणि, आर्यन, तुझे नागलोक का अंतिम रक्षक बनने के लिए अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तभी चारों दिशाओं से एक अद्भुत शक्ति उठती है और आर्यन को घेर लेती है। वह खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाता है जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा और एक विशाल नाग की छाया दिख रही थी। रहस्यमयी आवाज, अगर तुझे नागमणि की पूर्ण शक्ति चाहिए तो तुझे खुद को अपने डर से मुक्त करना होगा। अचानक उस छाया से एक दूसरा आर्यन निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में अंधकार झलक रहा था। दुष्ट आर्यन, हंसते हुए, तू खुद को योद्धा समझता है। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरा हृदय है। क्या तुझे लगता है कि तेरा न्याय ही सही है? आर्यन समझ जाता है कि यह परीक्षा उसके आत्मसंघर्ष की है। महल के बाहर काली आंधी उठने लगती है। आसमान में घने बादल छा जाते हैं। महल के द्वार पर विषकुंडल खड़ा होता है, अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। विषकुंडल गर्जना करते हुए, नागलोक अब मेरे अधीन होगा। नागमणि को बचाने वाला कोई नहीं। गांव में चारों ओर तबाही मचने लगती है। नाग सैनिक विषकुंडल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी विषमणि शक्ति के सामने वे बेबस हो जाते हैं। महल के अंदर कावेरी और गुरुजी चिंतित हैं। कावेरी, गुरुजी, आर्यन अभी नागमणि की परीक्षा में है, हम क्या करें? गुरुजी, हमें तब तक महल की रक्षा करनी होगी। अगर आर्यन की परीक्षा सफल रही, नागलोक की रक्षा संभव होगी। गुरुजी और कावेरी कुछ योद्धाओं के साथ महल की सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। अंधेरे में आर्यन और उसका दुष्ट रूप आमने सामने हैं। दुष्ट आर्यन, तू यह सोचता है कि तेरा रास्ता सही है। अगर तू नागलोक का सच्चा रक्षक है तो क्या अपने माता पिता से किए अन्याय को माफ करेगा? आर्यन की आंखों में हलचल होती है। उसे अपनी मां के अपमान और पिता की सच्चाई याद आती है। आर्यन दृढ़ता से, हाँ, मुझे मेरे अतीत ने कमजोर बनाया,
लेकिन अब मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं। मैं अपने परिवार की गलतियों को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि नागलोक की रक्षा के लिए योद्धा बना हूं। अचानक नागमणि की रोशनी तेज हो जाती है और अंधकार में खड़ा दुष्ट आर्यन गायब हो जाता है। नागमणि, गूंजती आवाज में, परीक्षा पूरी हुई। अब तुझे नागमणि की संपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है। आर्यन के शरीर में दिव्य रोशनी प्रवेश करती है और उसके पूरे शरीर पर चमकीले नाग चिन्ह उभर आते हैं। महल के द्वार पर विषकुंडल क्रोध में खड़ा है। विषकुंडल, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी आकाश से एक तेज रोशनी गिरती है और आर्यन वहां प्रकट होता है। आर्यन, तेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है विषकुंडल। विषकुंडल हंसते हुए, अब मैं सिर्फ विषकुंडल नहीं बल्कि विषमणि का अवतार हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। दोनों योद्धा आमने सामने आते हैं। विषकुंडल अपनी विषमणि शक्ति से हमला करता है, लेकिन आर्यन अब नागमणि की पूरी शक्ति प्राप्त कर चुका था। वह अपने दिव्य नाग शक्ति से विषकुंडल के हर वार को विफल कर देता है। आर्यन अपनी तलवार निकालता है, जो अब नागमणि की ऊर्जा से चमक रही थी। आर्यन, नागमणि और विषमणि दोनों की शक्ति का संतुलन ही नागलोक को बचा सकता है। तेरा अंत आ गया है। आर्यन अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करता है। विषकुंडल को नागमणि की शुद्ध ऊर्जा से घेर लेता है। विषकुंडल चिल्लाते हुए, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है और विषमणि भी अदृश्य हो जाती है। अंतिम दृश्य, नागलोक में शांति। महल में सब कुछ सामान्य हो जाता है। नागमणि फिर से अपनी जगह पर चमकने लगती है। गुरुजी, कावेरी और बाकी योद्धा आर्यन की ओर देखते हैं। गुरुजी, गर्व से, आज नागलोक को उसका सच्चा रक्षक मिल गया। कावेरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कावेरी, आज मेरा बेटा सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गया। आर्यन नागमणि की ओर देखता है और खुद से कहता है, युद्ध खत्म हुआ लेकिन मेरा कर्तव्य अभी भी जारी है। मैं नागलोक की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आकाश में रोशनी फैलती है और नागलोक में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। आर्यन के हाथों विषकुंडल का अंत हो चुका था, लेकिन नागलोक में अब भी एक अजीब सी अशांति थी। महल में नागमणि अपनी दिव्य रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन अचानक उसका प्रकाश मंद पड़ने लगा। गुरुजी चिंतित होकर नागमणि को देखने लगे। गुरुजी चिंता में, यह कैसा संकेत है? नागमणि की शक्ति पहले कभी इतनी अस्थिर नहीं हुई। आर्य, विषकुंडल का अंत हो चुका है, अब क्या खतरा हो सकता है? गुरुजी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, विषकुंडल सिर्फ एक मोहरा था, असली खतरा अभी बाकी है। आर्यन और कावेरी चौंक जाते हैं। कावेरी, क्या मतलब गुरुजी? गुरुजी नागमणि पर हाथ रखते हैं और एक छवि उभरती है, एक रहस्यमयी काले वस्त्र पहने साधु की, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चारों ओर काले नाग लहराते थे। गुरुजी, यह है कालनाग, नागलोक का सबसे खतरनाक दुश्मन। हजारों साल पहले इसे नागमणि की शक्ति से बंदी बनाया गया था, लेकिन अब विषमणि के जागने से इसकी मोहर कमजोर हो गई है। एक गहरी गुफा में, जहां चारों ओर अंधेरा था, अघोर नाग खड़ा था। उसके सामने एक काले रंग की मूर्ति थी, जिससे हल्की हल्की कंपन उठ रही थी। अघोर नाग हंसते हुए, तो आखिरकार वह समय आ ही गया। नागलोक का अंत अब तय है। वह मूर्ति पर एक रहस्यमयी मंत्र बोलता है और अचानक पूरी गुफा कांपने लगती है। मूर्ति से एक दरार बनती है और उसमें से एक डरावनी आवाज गूंजती है, मैं मुक्त होना चाहता हूं, नागलोक अब मेरा होगा। अघोर नाग सिर झुकाकर कहता है, हे कालनाग, अब तुम्हारे पुनर्जन्म का समय आ गया है। महल में आर्यन ध्यान में बैठा था। उसकी आत्मा अब भी नागमणि से जुड़ी हुई थी। तभी उसे एक विचित्र आभास हुआ, मानो किसी ने उसे पुकारा हो। वह अचानक उठ खड़ा होता है, आश्चर्य से, ये कौन सी शक्ति है? तभी अचानक महल में तेज हवाएं चलने लगती हैं, नागमणि कांपने लगती है और आकाश में काले बादल छा जाते हैं। गुरुजी तेजी से आते हैं। गुरुजी, आर्यन, कालनाग जाग रहा है। आर्यन की आंखें फैल जाती हैं। आर्यन, क्या? लेकिन वह तो हजारों सालों से कैद था। गुरुजी, हाँ, लेकिन विषमणि की शक्ति ने उसकी मोहर को कमजोर कर दिया है। अगर उसने पूर्ण रूप से जन्म ले लिया तो उसे रोकना असंभव होगा। आर्यन तलवार उठाता है। आर्यन, मुझे बताइए, उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुजी गंभीर होकर जवाब देते हैं, तुझे नागलोक की सबसे प्राचीन शक्ति को जागृत करना होगा, नाग भैरव अस्त्र। गुरुजी आर्यन को नागलोक के एक गुप्त कक्ष में ले जाते हैं। वहां एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सच्चा नाग योद्धा होगा वही नाग भैरव अस्त्र को धारण कर पाएगा, लेकिन इसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। आर्यन, गुरुजी, क्या सच में मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी? गुरुजी, अगर नागलोक को बचाना है तो यह बलिदान देना होगा।
आर्यन बिना किसी संकोच के आगे बढ़ता है और अपने हाथ से शिलालेख पर हाथ रखता है। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर जाता है और एक दिव्य अस्त्र हवा में प्रकट होता है। यह एक त्रिशूल था जिसके किनारों पर छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे और इसकी नोक से बिजली की चमक निकल रही थी। नागमणि, दिव्य आवाज में, आर्यन, क्या तू इस शक्ति को धारण करने के लिए तैयार है? आर्यन की आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। आर्यन, मैं नागलोक की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। जैसे ही आर्यन त्रिशूल पकड़ता है, एक जबरदस्त ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है। गहरे जंगल में अघोर नाग अब पूरी तरह प्रसन्न था। मूर्ति की दरार अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसमें से एक विशाल नागाकार आकृति बाहर आ रही थी। यह कोई साधारण नाग नहीं था। इसका पूरा शरीर काले धुएं से बना था और इसकी आंखें सफेद थीं, जिनमें अनंत क्रोध था। कालनाग, मैं वापस आ गया। अघोर नाग सिर झुकाकर बोला। हे कालनाग, अब नागलोक तुम्हारा होगा। कालनाग ने अट्टहास किया और अपने फन को आकाश की ओर उठाया। अचानक नागलोक में भूकंप आने लगा। महल में हर कोई घबराया हुआ था। गुरुजी, आर्यन, यह तेरा सबसे कठिन युद्ध होगा। कावेरी सामती चिंता में। बेटा, क्या तू इसके लिए तैयार है? आर्यन अपनी तलवार और त्रिशूल दोनों उठाता है और आत्मविश्वास से कहता है, आर्यन, मैं नागलोक की आखिरी उम्मीद हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं कालनाग को नहीं जीतने दूंगा। आकाश में बिजली कड़कती है और कालनाग की परछाई महल के द्वार पर दिखाई देने लगती है। नागलोक के आकाश में अंधकार फैल चुका था। महल की दीवारें कांप रही थीं और चारों ओर भूकंप जैसा महसूस हो रहा था। नागमणि की रोशनी मंद हो रही थी, जैसे किसी शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे दबा दिया हो। महल के द्वार पर एक विशाल काली परछाई उभरती है। कालनाग अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। उसकी विशाल नागाकार आकृति हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से सफेद ज्वाला निकल रही थी। कालनाग गर्जना करते हुए, आज नागलोक पर मेरा अधिकार होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। महल में खड़े नाग योद्धा भयभीत हो जाते हैं। गुरुजी गंभीर मुद्रा में खड़े हैं और कावेरी घबराई हुई है। गुरुजी, आर्यन, यह तेरा सबसे कठिन युद्ध होगा। अगर कालनाग ने नागमणि को अपने वश में कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन महल के शीर्ष पर खड़ा है। हाथ में नाग भैरव अस्त्र चमक रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। आर्यन, नागलोक पर कोई भी अंधकार नहीं फैला सकता जब तक मैं जीवित हूं। वह बिजली की गति से नीचे कूदता है और कालनाग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आर्यन, गर्जना करते हुए, तेरा अंत आज तय है कालनाग। कालनाग हंसता है। उसकी आवाज गगनभेदी थी। कालनाग, एक तुच्छ नागयोद्धा मुझे हराने चला है? तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं अंधकार का स्वामी हूं। कालनाग हवा में उठता है और अपनी पूंछ को जोर से जमीन पर पटकता है। एक जबरदस्त कंपन से पूरा महल हिल जाता है। आर्यन अपनी पूरी शक्ति से नाग भैरव त्रिशूल उठाता है और कालनाग की ओर एक तेज रोशनी छोड़ता है। वज्र ध्वनि, दोनों शक्तियां टकराती हैं और पूरा वातावरण रोशनी और अंधकार से भर जाता है। लेकिन कालनाग को कोई नुकसान नहीं हुआ। कालनाग हंसते हुए, तेरा त्रिशूल बहुत कमजोर है आर्यन, मेरी शक्ति अजेय है। आर्यन समझ जाता है कि सिर्फ अस्त्र से कालनाग को हराना संभव नहीं, उसे कोई और तरीका खोजना होगा। गुरुजी ध्यानमग्न होते हैं और नागमणि से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, हे नागमणि, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति दिखा। तभी नागमणि अचानक चमक उठती है और हवा में उड़ जाती है। कावेरी चौंक कर देखती है। कावेरी, नागमणि, यह खुद आर्यन की सहायता कर रही है। नागमणि से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और आर्यन के शरीर में प्रवेश करता है। आर्यन के चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल जाती है और उसके शरीर पर नाग चिन्ह और अधिक चमकने लगते हैं। कालनाग अब क्रोधित हो चुका था। वह अपनी पूरी शक्ति से एक अंधकारमय लहर छोड़ता है, लेकिन अब आर्यन पूरी तरह तैयार था। आर्यन गर्जना करते हुए, अब यह युद्ध खत्म होगा। वह नाग भैरव त्रिशूल को उठाता है और पूरे बल से कालनाग पर वार करता है। त्रिशूल से एक दिव्य नाग ऊर्जा निकलती है जो सीधे कालनाग के हृदय में प्रवेश कर जाती है। कालनाग चिल्लाते हुए, नहीं, यह असंभव है। धीरे धीरे कालनाग का शरीर हवा में विलीन होने लगता है और अंततः वह एक धुएं के गुबार में बदलकर समाप्त हो जाता है। महल में रोशनी लौट आती है। आकाश से काले बादल हट जाते हैं और नागमणि अपनी जगह पर लौट आती है। गुरुजी, कावेरी और सभी नाग योद्धा खुशी से झूम उठते हैं। गुरुजी गर्व से, आर्यन, आज तूने नागलोक को फिर से सुरक्षित कर दिया। कावेरी आंसू भरी आंखों से, मेरा बेटा, तूने इतिहास रच दिया। आर्यन धीरे से मुस्कुराता है और नाग भैरव त्रिशूल को प्रणाम करता है। आर्यन, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे नागलोक की जीत है। आकाश में रोशनी फैलती है
और नागलोक में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। कालनाग के अंत के बाद नागलोक में शांति लौट आई थी। महल के द्वार पर योद्धा पहरा दे रहे थे और गांवों में फिर से खुशियां लौट आई थी। आर्यन महल की छत पर खड़ा होकर दूर नागलोक के सुंदर दृश्य को देख रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। आर्यन मन में, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी कुछ बाकी है। तभी गुरुजी वहां आते हैं। गुरुजी, आर्यन, मैं जानता हूं कि तुझे अंदर से कुछ खल रहा है। आर्यन, गुरुजी, क्या यह सच में अंत था? नागमणि की शक्ति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। गुरुजी गंभीर हो जाते हैं और नागमणि की ओर देखते हैं। गुरुजी, शायद नागमणि के अंदर अब भी कोई रहस्य छुपा है। रात को महल के गर्भगृह में नागमणि अचानक चमकने लगती है। उसकी रोशनी पहले नीली थी, लेकिन अब उसमें एक लाल आभा आ रही थी। रक्षक घबरा जाते हैं और गुरुजी को बुलाते हैं। रक्षक, गुरुजी, नागमणि कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। गुरुजी, आर्यन और कावेरी तेजी से वहां पहुंचते हैं। नागमणि की रोशनी अचानक बहुत तेज हो जाती है और उसमें से एक छवि उभरती है, एक रहस्यमयी स्त्री योद्धा की। रहस्यमयी छवि। आर्यन, तू नागमणि का स्वामी है, लेकिन क्या तू इसके सबसे बड़े रहस्य को जानता है? आर्यन चौंक जाता है। आर्यन, तुम कौन हो? रहस्यमयी छवि, मेरा नाम वासुकी नंदिनी है। मैं नागमणि की प्रथम संरक्षक थी। गुरुजी और कावेरी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वासुकी नंदिनी की छवि आगे बोलती है। हजारों साल पहले नागमणि सिर्फ एक शक्ति स्रोत नहीं थी, यह दो भागों में विभाजित थी, सूर्यमणि और चंद्रमणि। इन दोनों का संतुलन ही नागलोक की रक्षा करता था, लेकिन किसी ने इस शक्ति को तोड़कर सिर्फ नागमणि बना दिया। गुरुजी गंभीर हो जाते हैं। गुरुजी, तो क्या इसका मतलब यह है कि नागमणि अधूरी है? वासुकी नंदिनी, हाँ, और जब तक सूर्यमणि नहीं मिलेगी तब तक नागमणि पूरी शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगी। आर्यन के मन में एक और सवाल उठता है। आर्यन, तो सूर्यमणि कहां है? वासुकी नंदिनी की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, लेकिन वह अंतिम शब्द कहती है, सूर्यमणि वहां है जहां अंधकार सबसे गहरा है, कालसागर। गुरुजी चिंतित हो जाते हैं। गुरुजी, कालसागर, यह स्थान नागलोक के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। वहां जाना मौत को बुलाने के समान है। लेकिन आर्यन पीछे हटने वालों में से नहीं था। आर्यन, अगर नागलोक को सुरक्षित रखना है तो मुझे सूर्यमणि लानी ही होगी। कावेरी चिंतित होकर कहती है। कावेरी, बेटा, यह बहुत खतरनाक है। कालसागर में अब तक जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन मुस्कुराता है और अपनी तलवार उठाता है। आर्यन, अगर मैं नागलोक का रक्षक हूं तो मुझे हर चुनौती का सामना करना होगा। गुरुजी सहमति में सिर हिलाते हैं। गुरुजी, ठीक है, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा, कुछ नाग योद्धा तेरे साथ जाएंगे। आर्यन अपनी यात्रा की तैयारी करने लगता है। कालसागर के पास एक गुफा में एक जाना पहचाना चेहरा छुपा था। अघोर नाग। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी क्रोध चल रहा था। अघोर नाग गुस्से में। तो आर्यन अब सूर्यमणि की खोज में आ रहा है। बहुत अच्छा, अब मेरी बारी है। उसके पीछे एक और परछाई प्रकट होती है, एक रहस्यमयी कालनागिनी की। कालनागिनी हंसते हुए, आर्यन को कालसागर से जिंदा लौटने मत देना। अघोर नाग, चिंता मत कर, अब वह मेरी चालों से नहीं बच पाएगा। अंतिम दृश्य, यात्रा की शुरुआत। आर्यन अपने योद्धाओं के साथ कालसागर की ओर निकल पड़ता है। आर्यन मन में, यह मिशन मेरा सबसे कठिन मिशन होगा, लेकिन नागलोक की सुरक्षा के लिए मैं इसे पूरा करूंगा। आसमान में बिजली चमकती है और काले बादल धीरे धीरे घिरने लगते हैं। आर्यन अपने नाग योद्धाओं के साथ नागलोक से निकलकर कालसागर के किनारे पहुंचता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। समुद्र की लहरें खून जैसी लाल दिखाई दे रही थीं और रहस्यमयी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। एक नाग योद्धा डरते हुए, यह जगह तो किसी भूतिया लोक से कम नहीं लग रही। आर्यन, हमें डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यमणि हमें इसी सागर में कहीं मिलेगी। गुरुजी ने आर्यन को समझाया था कि कालसागर एक मायावी जल है, जहां जो भी प्रवेश करता है उसकी सबसे गहरी इच्छाएं और सबसे बड़े डर हकीकत बनकर उसके सामने आते हैं। आर्यन और उसके साथी जैसे ही सागर में प्रवेश करते हैं, अचानक माहौल बदलने लगता है। चारों ओर अजीब सी परछाइयां नाचने लगती हैं। आर्यन को सामने उसकी मां कावेरी दिखाई देती है, जो रो रही थी। कावेरी, बेटा, ब्याह वापस आ जा, कालसागर तुझे निगल लेगा। आर्यन का मन विचलित होने लगता है। आर्यन मन में, मां यहां कैसे हो सकती है, यह सब छलावा है। तभी एक नागयोद्धा चिल्लाता है। नागयोद्धा, आर्यन बचाओ। आर्यन देखता है कि एक विशाल काली परछाई योद्धा को जकड़ रही थी और उसे पानी में खींच रही थी।
आर्यन बिजली की गति से दौड़ता है और अपनी तलवार से उस मायावी शक्ति को काटता है। धड़ाम, साया गायब हो जाता है और नाग योद्धा बेहोश होकर गिर जाता है। आर्यन, हम सबको संभल कर चलना होगा, यह सागर हमारी भावनाओं से खेल रहा है। आर्यन और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक काल सागर के पानी में हलचल होती है। एक काली नागिन जैसी आकृति सागर से निकलती है। काल नागिनी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर अंधकार लहरा रहा था। काल नागिनी हंसते हुए, तो आखिरकार नागलोक का योद्धा मेरे काल सागर में आ ही गया। आर्यन तलवार संभालता है। आर्यन, कौन हो तुम? काल नागिनी, मैं कालनाग की बहन हूं, काल नागिनी, और अब मैं तेरा अंत करूंगी। वह हवा में लहराती है और अपनी काली नाग शक्ति से आर्यन पर वार करती है। आर्यन तुरंत नाग भैरव अस्त्र से उसका वार रोकता है। धड़ाम, दोनों की शक्तियां टकराती हैं और पूरा समुद्र कांप उठता है। युद्ध के बीच अचानक समुद्र के पानी में एक सुनहरी चमक उठती है। आर्यन और कालनागिनी दोनों चौंक जाते हैं। पानी के अंदर से एक दिव्य पत्थर उभरता है। यह सूर्यमणि थी, लेकिन जैसे ही आर्यन उसकी ओर बढ़ता है, सूर्यमणि के चारों ओर एक शक्तिशाली रक्षक प्रकट होता है। सूर्यनाग। सूर्यनाग, जो भी सूर्यमणि को पाना चाहता है, उसे मेरी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। आर्यन तैयार हो जाता है। आर्यन, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कालनागिनी गुस्से से चीखती है, नहीं, सूर्यमणि मेरी होगी। वह पूरी शक्ति से सूर्यमणि पर झपटती है, लेकिन सूर्यनाग एक झटके में उसे पीछे धकेल देता है। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, सूर्यमणि की अग्नि परीक्षा। काल सागर के मध्य सूर्यमणि अपनी दिव्य आभा बिखेर रही थी। उसके ठीक सामने सूर्यनाग खड़ा था, जिसका विशाल शरीर सूर्य की ज्वालाओं से घिरा हुआ था। सूर्यनाग गर्जना करते हुए, सूर्यमणि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी आर्यन। आर्यन अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। आर्यन, मैं नागलोक का योद्धा हूं, मैं किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। सूर्यनाग आकाश में उछलता है और अपनी पूंछ से अग्नि का तूफान छोड़ता है। पूरा समुद्र जलने लगता है। आर्यन तुरंत नाग भैरव अस्त्र को उठाता है और अपनी पूरी शक्ति से वार करता है। धड़ाम, दोनों शक्तियां टकराती हैं और पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। सूर्यनाग गर्जना करता है, अगर तुझे सूर्यमणि चाहिए तो तुझे 3 चरणों में अग्नि परीक्षा देनी होगी। पहला चरण अग्निपथ। आर्यन के सामने एक जलता हुआ मार्ग प्रकट होता है। यह मार्ग इतना गर्म था कि किसी भी साधारण नाग को जलाकर राख कर सकता था। आर्यन बिना डरे उस पर कदम रखता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी त्वचा तपने लगती है, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपने नाग शक्ति से शरीर को बचाते हुए मार्ग पार कर लिया। दूसरा चरण अग्नि दृष्टि। अब सूर्यनाग ने आर्यन की आंखों के सामने उसकी सबसे गहरी भावनाओं को जिंदा कर दिया। उसे दिखाई देता है कि उसकी मां कावेरी को अघोर नाग ने कैद कर लिया है और वह चीख रही है। आर्यन का मन विचलित होने लगता है, लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है। जो योद्धा अपने भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता, वह असली शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन को शांत करता है। जैसे ही वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है, दृश्य गायब हो जाता है। वह अग्नि दृष्टि की परीक्षा भी पार कर चुका था। तीसरा चरण अग्नि संग्राम। अब असली युद्ध का समय था। सूर्यनाग अपनी पूरी शक्ति से आकाश में उड़ता है और सूर्य की अग्नि से बना एक विशाल त्रिशूल आर्यन की ओर फेंकता है। आर्यन अपने नाग भैरव अस्त्र को पूरा बल लगाकर सूर्यनाग की ओर छोड़ता है। वज्रनाग। दोनों अस्त्र टकराते हैं, गुसायम कहते हैं और पूरा काल सागर जलने लगता है। अंततः आर्यन का नाग भैरव अस्त्र सूर्यनाग को भेद देता है। सूर्यनाग हंसता है और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेता है। सूर्यनाग अब एक साधारण नाग के रूप में प्रकट होता है। सूर्यनाग मुस्कुराते हुए, तूने अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर ली आर्यन। अब तू सूर्यमणि का सच्चा स्वामी है। सूर्यमणि हवा में उठती है और धीरे धीरे आर्यन की हथेली में समा जाती है। एक तेज रोशनी फैलती है और पूरा काल सागर सुनहरी आभा में नहा जाता है। लेकिन तभी अचानक एक काला धुआं उठता है और उसमें से कालनागिनी प्रकट होती है। कालनागिनी गुस्से में, मैं सूर्यमणि को ऐसे नहीं जाने दूंगी। वह पूरी शक्ति से आर्यन की ओर हमला करती है, लेकिन आर्यन अब पहले जैसा नहीं था। अब वह सूर्यमणि की शक्ति से भर चुका था। वह केवल अपनी हथेली उठाता है और सूर्यमणि की एक किरण निकलकर कालनागिनी पर गिरती है। धड़ाम, कालनागिनी चीखते हुए जलकर राख में बदल जाती है। अब काल सागर से अंधकार मिट चुका था। आर्यन अपने नाग योद्धाओं के साथ सूर्यमणि को लेकर नागलोक लौटता है।
महल में प्रवेश करते ही गुरुजी और कावेरी खुशी से भर जाते हैं। गुरुजी, आर्यन, अब नागमणि पूर्ण हो चुकी है। अब कोई भी नागलोक को नहीं हरा सकता। लेकिन तभी महल की दीवारें हिलने लगती हैं, आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं और हवा में एक डरावनी आवाज गूंजती है। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। आर्यन और सभी नागयोद्धा चौकन्ने हो जाते हैं। आर्यन के नागलोक लौटने के बाद पूरा राज्य उत्सव मना रहा था। सूर्यमणि और नागमणि अब एक हो चुकी थी, जिससे नागलोक पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। लेकिन इस खुशी के माहौल में गुरुजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। गुरुजी, जिस आवाज को हमने सुना वह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। यह अंधकार की किसी प्राचीन आत्मा की चेतावनी थी। तभी महल की दीवारें फिर से हिलने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अचानक देखा, महल के द्वार पर एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। महल के द्वार पर एक काला नाग योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों से अंधकार टपक रहा था और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी काली आभा फैली हुई थी। गुरुजी चौंकते हुए, यह तो कालांतर नाग है। आर्यन, कालांतर नाग, यह कौन है? गुरुजी की आंखों में भय झलकता है। गुरुजी, यह वही योद्धा है जो हजारों वर्ष पहले नागलोक से निकाला गया था। यह काल सागर के अंधकार में समा गया था, लेकिन अब वापस आ चुका है। कालांतर नाग हंसता है और गरजता है। कालांतर नाग, मुझे नागलोक से निकाला गया था, लेकिन अब मैं इसे अपने अधीन करूंगा। नागमणि मेरी होगी। आर्यन तलवार उठाता है और कालांतर नाग की ओर बढ़ता है। आर्यन, नागलोक पर हमला करने की हिम्मत मत कर। कालांतर नाग हंसता है और हवा में उड़ता है। वह अपनी काली नाग शक्ति से एक विशाल अंधकार भाला बनाता है और आर्यन पर छोड़ता है। आर्यन अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अंधकार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पीछे हट जाता है। गुरुजी चीखते हैं, गुरुजी, आर्यन, यह अंधकार नाग शक्ति है। इसे केवल प्रकाश शक्ति से हराया जा सकता है। आर्यन तुरंत नागमणि और सूर्यमणि की शक्ति को जागृत करता है। एक सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैलने लगती है। कालांतर नाग चौंक जाता है। कालांतर नाग गुस्से में, यह शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? आर्यन नागमणि की शक्ति को अपने शरीर में समाहित करता है और नागस्त्र दिव्य प्रकाश का प्रयोग करता है। धड़ाम, एक प्रचंड प्रकाश फूटता है और कालांतर नाग पूरी तरह अंधकार में समा जाता है। कालांतर नाग की हार के बाद अंधकार छटने लगता है। नागलोक फिर से रोशनी में नहा जाता है। गुरुजी गहरी सांस लेते हैं। गुरुजी, आर्यन, तेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब नागलोक सुरक्षित है। कावेरी भावुक होकर अपने पुत्र को गले लगा लेती है। लेकिन आर्यन की आंखों में एक सवाल था। आर्यन मन में, क्या सच में यह अंत था या फिर कोई और अंधकार हमें घेरने की कोशिश कर रहा था? आकाश में फिर से बिजली चमकती है। कालांतर नाग की हार के बाद नागलोक में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन आर्यन की आत्मा बेचैन थी। महल की छत पर खड़ा होकर वह नागमणि को देख रहा था, जो हल्की रोशनी छोड़ रही थी। आर्यन मन में, मैंने कालांतर नाग को हरा दिया, लेकिन यह बेचैनी क्यों है? क्या कोई और संकट हमारा इंतजार कर रहा है? तभी अचानक नागमणि की रोशनी तेज हो जाती है और उसमें से एक छवि प्रकट होती है। यह छवि थी अंधकार देव काल सर्प की। गुरुजी भी वहां पहुंचते हैं और यह दृश्य देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गुरुजी घबराते हुए, यह तो असंभव है। काल सर्प आज तक केवल एक कथा था। आर्यन, गुरुजी, यह काल सर्प कौन है? गुरुजी गंभीर स्वर में बताते हैं। गुरुजी, काल सर्प वही शक्ति है जिसने हजारों साल पहले नागलोक को नष्ट करने की कोशिश की थी। नागमणि की शक्ति से हमने उसे बंदी बना दिया था, लेकिन अब वह वापस आ रहा है। तभी नागमणि अचानक दरकने लगती है। चारों ओर अंधकार फैलने लगता है और आसमान में एक विशाल नाग की छाया उभरती है। काल सर्प, मैं लौट आया हूं और अब नागलोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अचानक पूरे नागलोक में भूकंप आने लगता है। नागयोद्धा, महाराज, नागलोक पर अंधकार की आंधी आ रही है। चारों ओर से काल सर्प के दूत, अंधकार नाग, उड़ते हुए नागलोक पर हमला करने लगते हैं। आर्यन तुरंत नाग भैरव अस्त्र उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आर्यन, नागलोक पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करता है, अंधकार नाग अपनी शक्तियों से पूरे महल को घेर लेते हैं। गुरुजी चिल्लाते हैं, गुरुजी, आर्यन, नागमणि को बचा। अगर यह टूट गई,
मतु भी तोड़ो तो हम सब खत्म हो जाएंगे। आर्यन, कावेरी और गुरुजी महल के गुप्त कक्ष में आते हैं। गुरुजी बताने लगते हैं, काल सर्प को हराने का एक ही तरीका है, तुझे नागमणि और सूर्यमणि की शक्ति को मिलाकर नागेश्वर अस्त्र बनाना होगा। कावेरी, लेकिन गुरुजी, यह अस्त्र बनाने के लिए तो आर्यन को अपनी आधी शक्ति त्यागनी होगी। गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, यह त्याग आवश्यक है। यदि काल सर्प बचा रहा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो जाता है। आर्यन, मैं नागलोक की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा। पूरा नागलोक जल रहा था। काल सर्प महल के ऊपर आकर गर्जना करता है, काल सर्प, अब नागलोक समाप्त होगा। लेकिन तभी आर्यन हवा में छलांग लगाता है और नागेश्वर अस्त्र को जागृत करता है। नागेश्वर अस्त्र दिव्य प्रहार। आर्यन अस्त्र को पूरी ताकत से काल सर्प की ओर फेंकता है। धड़ाम, एक विशाल विस्फोट होता है। रोशनी और अंधकार की शक्तियां आपस में टकराती हैं। पूरा नागलोक कांप उठता है। काल सर्प चीखते हुए अंधकार में समा जाता है और उसका अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लड़ाई के बाद पूरा नागलोक शांत हो चुका था। गुरुजी, कावेरी और नागयोद्धा महल के सामने खड़े होकर आर्यन को देखते हैं, जो अब अपनी आधी शक्तियां खो चुका था। गुरुजी, आर्यन, तूने नागलोक को बचा लिया। कावेरी, भावुक होकर, मेरा पुत्र, तुझे कोई हरा नहीं सकता। आर्यन मुस्कुराता है। अब नागलोक फिर से अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका था। काल सर्प की हार के बाद नागलोक में फिर से शांति स्थापित हो चुकी थी। आर्यन, जिसने नागलोक को बचाने के लिए अपनी आधी शक्तियां त्याग दी थीं, अब एक साधारण नागयोद्धा की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। रात के अंधेरे में नागलोक के सबसे गहरे कक्ष में नागमणि हल्के हल्के कांपने लगी। अचानक उसमें से एक अजीब सी काली दरार पड़ गई। गुरुजी, जो ध्यान में बैठे थे, अचानक हड़बड़ाकर उठे। गुरुजी, चौंकते हुए, यह कैसे संभव है? नागमणि में दरार? आर्यन महल की छत पर बैठा था जब अचानक उसे हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रहस्यमयी आवाज, नागलोक बच गया, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक महल की दीवारों पर काले निशान उभरने लगे। आर्यन, यह कौन सी शक्ति है? यह तो काल सर्प से भी अलग लग रही है। गुरुजी तुरंत सभा बुलाते हैं। गुरुजी, मुझे शक था कि काल सर्प की हार के बाद भी संकट टल नहीं सकता, लेकिन यह शक्ति कुछ और ही है। नागयोद्धा, गुरुजी, क्या यह फिर से कोई नागद्रोही है? गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, गुरुजी, यह शक्ति नागलोक से भी पुरानी है। यह है अधोगति नागों की शक्ति। सभी नागयोद्धा चौंक गए। आर्यन, गुरुजी, यह अधोगति नाग कौन है? गुरुजी एक गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं, गुरुजी, कई हजार साल पहले नागलोक में दो गुट हुआ करते थे, देवनाग और अधोगति नाग। जब नागलोक बना, बाद अधोगति नागों को अंधकार लोक में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वे वापस आ रहे हैं। अचानक नागलोक की धरती कांपने लगी। आसमान में काले बादल घिर गए और एक भयावह अंधेरी आंधी नागलोक की ओर बढ़ने लगी। और तभी अंधेरे से चार रहस्यमयी आकृतियां प्रकट होती हैं। वे थे नाग काल, अधोगति नागों का सेनापति जो अंधकार में देख सकता था, ताम्रनाग विष का स्वामी जिसके काटने से कोई भी जीव 10 सेकंड में मर सकता था, मायावी नागिनी छल की देवी जो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी, दंडनाग जो अपने श्राप से किसी भी नाग को जड़ बना सकता था। नाग काल गर्जना करते हुए, हम लौट आए हैं, नागलोक अब हमारा होगा। आर्यन तलवार उठाता है और अपने नाग योद्धाओं के साथ खड़ा हो जाता है। आर्यन, नागलोक पर हमला करने की हिम्मत मत करना। नागकाल हंसते हुए, तू अब आधी शक्ति वाला नाग है आर्यन, तुझे लगता है तू हमें रोक पाएगा? तभी ताम्रनाग अपनी विष शक्ति से महल की दीवारों को रॉन्ग करने लगता है। गुरुजी चिल्लाते हैं, गुरुजी, आर्यन, इन अधोगति नागों की शक्ति बहुत प्राचीन है। इन्हें हराने के लिए तुझे नागमणि की अंतिम शक्ति जगानी होगी। आर्यन गुरुजी की बात सुन